शो में। हाउसिंग और तामीराती शोबे की बहाली की जानिब एक और कदम। वजीर आजम की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में 30 अरब रुपए सब्सिडी का ऐलान। सस्ते मकानात की फराहमी 5 से 7% कम तरीन शरह सूद पर मॉर्गेज फाइनेंसिंग की सहूलत। 18 माह में बैंकों से मॉर्गेज फाइनेंस के तहत 330 अरब रुपए कर्जे की फराहमी होगी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हाउसिंग के हवाले से पहले टैक्स इंसेंटिव्स और अब एक और बड़े इनिशिएटिव का वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान हुआ। जब ऐलान हुआ और जो बेसिक जो उसमें ऐलान के अंदर जो जुज़ शामिल थे, जो इंपॉर्टेंट ऐलान वज़ीर साहब की तरफ से हुआ, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को इस तर्ज पे सवाल कि कितना फायदा और अब कौन से हर्डल्स हैं पुश स्टार्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसके फवायद क्या हैं ये भी डिस्कस होंगे और मजीद हर्डल्स और चैलेंजेस क्या हैं ये भी डिस्कस होंगे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि वज़ीर साहब की तरफ से क्या ऐलान हुआ है। नया पाकिस्तान है, हर घर पे 3 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि हम 5% इंटरेस्ट 5 मरले के घर पे, 5 मरले का जो घर होगा 5% इंटरेस्ट मिलेगी। आम लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास छोटे घर हैं उनकी हम मदद करेंगे इंटरेस्ट 5%, ताकि आसान हो, घर वो भी आसान किस्तों में अपना घर ले लें। और फिर मैंने ये जो 10 मरला का जो घर होगा उसके लिए 7% इंटरेस्ट होगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो पहली वेव है हाउसिंग की वो इससे इनिशिएट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, पुश स्टार्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी भी क्या हर्डल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हम बताते चलें कि मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक सिर्फ एक साल में डायरेक्ट जॉब्स तकरीबन मजदूरों की और जो लोग कंस्ट्रक्शन में वाबस्ता होते हैं वो 2 लाख हैं। इसके अलावा जो 40 से 50 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट है, स्टील है, दीगर सेक्टर्स हैं, उनके फवायद और उनकी जो जॉब्स इनडायरेक्टली क्रिएट होंगी वो सब अलग है। तो एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव है। अब बैंक्स किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे और उस मामले पर क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है या क्या मार्केट डायनामिक जो स्टैब्लिश्ड हैं उनको रिफॉर्म या उनमें चेंजेस लाने की जरूरत है, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मोहसिन शेखानी साहब जो चेयरमैन आबाद हैं प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं हमारे। मोहसिन भाई हमारे साथ मुदस्सिर मौजूद हैं जो कि CEO और MD हैं पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस के, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपको वसी तजुर्बा है, तकरीबन 30 साल का बैंकिंग का, आपको भी बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मोहसिन साहब आपसे पहले पूछूंगा कि मजीद अब सवालात क्या आ रहे हैं लोगों के, जो हम सुन रहे हैं कि बैंक्स के हवाले से फोरक्लोजर लॉस का पूल है कि बैंक्स को पास होना चाहिए। आई विल आस्क मुदस्सिर अबाउट दिस। आपको अब क्या कंफ्यूजन है या क्या चैलेंजेस टू पुश स्टार्ट इट, क्या स्ट्राइव करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को क्या जरूरत नजर आते हैं? मेरा ख्याल है कि अब पॉलिसीज स्टेट बैंक की हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि आपने अनाउंसमेंट तो कर दिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगा, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपना पॉलिसी ओपनली अनाउंस नहीं करेंगे। ओपनली अनाउंस हो गई पॉलिसी, अब हमने वो क्राइटेरिया देखना है जिन लोगों को लोन देना है 25 लाख का, उनसे हम किस तरीके से रिकवर है या उनका क्राइटेरिया क्या है, क्या वो एलिजिबल है। हम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम प्लम्बर को भी लोन देंगे, हम एक ड्राइवर को देंगे, एक कच्ची आबादी में रहने वालों को देंगे, डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं। तो हमें उन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है ताकि आम लोगों को जो एक तवक्कात है कि हम घर ले सकेंगे जो कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकते थे, वो पूरी हो सके। क्लैरिटी आ जाए कि कैटेगरीज क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पिक्चर क्लियर हो कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये है तो आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि बैंकों में जाके बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। बैंकों ने आज तक हाउसिंग को डायरेक्टली लोन कभी नहीं दिया, उनका एक अपना रिजर्वेशन है कि हम उसमें सिक्योर नहीं है, या जिस तरीके से भी फोरक्लोजर लो था वो भी मेरे ख्याल से फाइनल कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वो भी कोर्ट रूम में था, वो भी फाइनल हो गया है। लेकिन फिर भी दुनिया में जिस तरीके से इस इंडस्ट्री के साथ फाइनेंशियल चल रहा होता है वैसा नहीं है। दुनिया में तो एक 10% हम बुकिंग करते हैं, लोगों को 90% फाइनेंस बैंक खुद खड़े होते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो बैंक इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं, इसलिए कि वो भी परेशान है। लेकिन डेवलपर्स करते हैं कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर कस्टमर से इंस्टॉलमेंट्स ली जाती हैं, तो उस बुनियाद पे लोग कहा जाता है जो कंस्ट्रक्शन होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हमें प्राइवेट लोगों से फाइनेंस लेना पड़ता है, हमें पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, हमें लैंड के लिए लोग आते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, तो एक कंसोर्शियम प्राइवेट होती है।
बैंक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बैंक का फाइनेंस का रेशो दे के लेस देन 1% है, 0.2%, 0.3, मतलब ये दुनिया में नहीं होता ऐसा जो यहाँ पे चला रहा है। अब बैंकों को रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने कि 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो आपने देना है। जब 5% होगा तो अब उनको एक्टिव करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, स्टेट बैंक की पॉलिसी है हमें कहाँ देना है, किसको देना है, कौन हमारे क्लाइंट है। लेकिन खुदारा जब हिस्ट्री नहीं होती तो कहीं नई चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी बैंकों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह आगे बढ़ के इन चीज़ों को देख सकते हैं, और उन लोगों को जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं या पिछले प्रोजेक्ट मौजूद हैं उसको देखते हुए, इसलिए कि हिस्ट्री तो है नहीं आपके पास, आपने दिया ही नहीं, उसको देखते हुए उन लोगों को सपोर्ट करें जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हो। तो अभी तो क्लैरिटी की बात है मुझे साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैंक की तरफ से ये क्लैरिटी कब आएगी कि किसको मिल सकता है लोन, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ताकि लोगों के जहनों में सवाल और डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, कोई फॉर्म या एंड यूजर फॉर्म जिसे कहें, ये कब तक वाज़ेह तौर पे पॉलिसीज आ जाएगी थ्रू द स्टेट बैंक? इसमें बैंक्स की टीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं। पीएम ने कमिटीज़ और भी बनाई थी, तो एक कमेटी जो है जो कि स्टेट बैंक गवर्नर के अंडर काम कर रही हैं, उसमें बैंक के प्रेसिडेंट्स भी हैं, उनकी सब कमेटीज़ भी बनी हुई हैं जो कि इन चीज़ों पे काम कर रही हैं। तो ये आई थिंक अगले 1-2 हफ्ते में ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी कि बैंक जो हैं इसमें किस क्राइटेरिया, क्योंकि देखें जैसे मोहसिन बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी ट्रू कि ये आज तक बैंक्स जो हैं ज़्यादातर लेंडिंग करते रहे हैं, जो कि इट इज़ वेरी मिनिमल, और वो जो लेंडिंग की भी है वो एक नॉर्मल हाई क्लास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होती रही है। इस क्लास और इस कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल लो कॉस्ट हाउसिंग में नहीं हुई। तो उनको उनका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी इनकम असेसमेंट क्या है। जैसे मोहसिन कह रहे हैं कि वहाँ पर एक रेगुलर टैक्स पेयर तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो एक इनफॉर्मल इनकम असेसमेंट आप कैसे करते हैं, ये दुनिया में हर जगह पर होता है। तो बैंक्स अभी उसी का क्राइटेरिया डेवलप कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बैंक्स चेक करेंगे, क्या देखेंगे, जिसकी बेसिस पे वो अपना एक डिसीजन ले सकते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिस पे ये काम हो रहा है। अगले 1-2 हफ्ते में आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर अप हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात मुझे साहब अभी इन्होंने पूछा, मोहसिन शगानी साहब से बात हो रही थी, तो ये डेवलपर्स ज़्यादातर जो यहाँ मॉडल है वो यही है कि इंस्टॉलमेंट्स कंज्यूमर्स की आती हैं, थोड़ा शुरू में इन्वेस्टमेंट डेवलपर्स की होती है। ये मॉडल बैंक्स को कितना, यानी विल दे बी कॉन्फिडेंट, उनका होगा, कॉन्फिडेंस होंगे कि ये इसी मॉडल के तहत है, या इट हैज टू बी चेंज, ये पूरी मार्केट डायनामिक्स चेंज करने वाली बात होगी। बैंक्स का रिस्पॉन्स पे क्या होगा इस पूरे मामले पे? बिल्कुल ऐसे ही है, बैंक्स इसको काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं। आई थिंक क्योंकि ये दिस इज इट्स अ हिस्टोरिक थिंग विच एज यू नो कि जो इंसेंटिव्स वगैरह और जो पैकेज पीएम ने अनाउंस किया है ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। It's a huge benefit, huge subsidy which has been allocated by the government for this low cost housing के लिए। तो बैंक्स भी इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। बैंक्स वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव बिकॉज दे फील कि इट इज़ नॉट जस्ट कि एक उनको एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करना है जो कि उनकी बुक्स पे आएगा, बल्कि दे आर ऑल्सो लुकिंग एट एज अ नेशनल कॉज। क्योंकि अगर ये एज यू सेड अर्लियर इन योर कॉमेंट्स कि एक दफ़ा ये हाउसिंग का साइकिल चल पड़ता है तो उसके साथ 40-45 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका एक साइकिल चल पड़ता है। एंड हमने एक अपनी असेसमेंट की हुई है जिसमें कि वी फेल्ट के अगर वो सारा साइकिल चल पड़ता है तो एटलीस्ट 2 से 2.5% का इजाफा आप देखेंगे ओवर टाइम इन योर GDP alone because of the housing industry, construction industry. So that's a huge impact on your GDP growth. So अगर ये साइकिल इस तरह से चल पड़े, so banks भी इसको इसीलिए पॉजिटिवली देख रहे हैं। एंड अगले 2 हफ्ते में जो ये क्राइटेरिया वाली चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक क्लियर अप हो जाएंगी कि ये इनकम असेसमेंट्स वगैरह कैसे होंगी, उनका क्या क्राइटेरिया होगा। बैंक्स की तरफ से भी आई थिंक या स्टेट बैंक की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स आएंगी कि हाउ विल दिस बी डन गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, दूसरी चीज़ जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं इसको डिजिटलाइज, अच्छा मुझे ब्रेकअप कहा जा रहा है तो मोहसिन साहब से इस पर बात करेंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स के हवाले से जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इस पर क्या इनिशिएटिव्स परमिट्स की तरफ से हैं, अपडेट्स क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं डेवलपर्स बिल्डर्स के, और कंज्यूमर्स फ्रंट के ऊपर क्या मजीद होना चाहिए। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं स्ट्राइव करने के लिए इस इंडस्ट्री को पुश स्टार्ट करने के लिए, वो किस हद तक कारआमद या इफेक्टिव साबित हो रहे हैं या होंगे। इस पर सवाल उठाते हुए जो इन्वेस्टमेंट या टैक्स इंसेंटिव्स के हवाले से मामला है कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछी जाएगी 31 दिसंबर 2020 तक, इस पर क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। लेट्स हियर दिस फर्स्ट और फिर हम कुछ अहम सवालात इससे उठाएंगे। ये सिर्फ इसी साल के लिए है और ये हमें सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि कोरोना की वजह से, नहीं तो जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है ये हमें नहीं मिली थी परमिशन।
जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी खरीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात की कि हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, हमारी ज़्यादातर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, आधी तकरीबन। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम इंसेंटिवाइज कर सकें लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट्स में, तो इसलिए हमें ये 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। 31 दिसंबर तक टाइम मिला है। अब मोहसिन साहब, सवाल ये है कि 2-2.5 महीने तो तकरीबन गुजर चुके हैं इस अनाउंसमेंट को हुए हुए, कितने लोग मुस्तफीद हुए हैं अभी तक इस टैक्स इंसेंटिव से? यानी जो हम तो देख रहे थे कि आपने भी कहा था मुझे प्रोग्राम में कि ईद उल फितर के बाद आप देखेंगे कि डिमांड जनरेट होगी। अब ईद उल अज़हा आने वाली है, हमें कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आया अभी तक मोहसिन साहब? बेसिकली ऐसा है कि ग्राउंड की जो पॉलिसीज़ थी वो फाइनलाइज नहीं हुई, जो अथॉरिटीज़ ने अप्रूवल्स देने थे वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए। वो खुद इस मीटिंग में जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, सारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, मिनिस्टर साहब भी थे, और उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि ये प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे किया जाए ताकि काम शुरू हो। देखिए, जब तक ग्राउंड पे काम शुरू नहीं होगा, लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? लोगों को फ़ायदा, इकॉनमी को फ़ायदा, जॉब क्रिएशन, एलाइड इंडस्ट्री सब जब होगा जब प्रोजेक्ट शुरू होंगे। प्रोजेक्ट शुरू जब नहीं हो रहे या प्रोजेक्ट शुरू होने में जो दिक्कतें हैं वो पता है प्राइम मिनिस्टर को भी और पूरे सिस्टम को भी पता है। अथॉरिटीज़ का प्रॉब्लम है, आपके जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं उनका प्रॉब्लम है, आपका लैंड ऑनिंग एजेंसीज़ हैं वहाँ से सारा फॉरवर्डिंग है, वो प्रॉब्लम है। हमने इनको अभी जो प्रपोज़ल दिया है कि हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट रेडी है उसकी एक इन्फॉर्मेशन दी जाए इदारों में और काम शुरू कर दिया जाए। वो जो कंसल्टेंट है हमारे जो सबमिट करते हैं वो किताब के हिसाब से करेंगे काम, जो बुक कहती है उसी को फॉलो करेंगे और इदारे सपोर्ट करेंगे। इस बात को भी तकरीबन 2 माह हो गए जब आपने कहा था कि आपने ये रिकमेंडेशन दी है टू द सिंध गवर्नमेंट, आपने रिकमेंडेशन दी थी, सिंध गवर्नमेंट भी दी है, फेडरल गवर्नमेंट को भी दी है, इसलिए बाद अभी तक कुछ उस पे देखिए उसके बाद कोई चीज़ें नहीं हुई थी। उसके बाद अब जाके प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा सीरियस एक्शन लिया। ये मीटिंग की स्टेट बैंक वाली, देखिए स्टेट बैंक की मीटिंग अभी हुई ना, 2 दिन हुए आज इस पॉलिसीज़ को, और उन्होंने 5% आपको क्लियर करना पड़ेगा सब चीज़ें ऑनलाइन, डायरेक्टली पब्लिकली पता होना चाहिए कि यार ये इंसेंटिव है, ये बैंक ने ये करना है, इदारों ने ये करना है, डेवलपर ने ये करना है, बिल्डर ने ये करना है, और आम आदमी को ये फ़ायदा होना है। ये पूरी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी और इसको स्टार्टअप नहीं होगा, काम रुका रहता है। तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये काम शुरू हो जाए, किक स्टार्ट हो जाए। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वो काम शुरू करना चाहते हैं, जो आबाद के मेंबर से कम हमारी अमरेला में तो हैं, हम उनको देख भी रहे हैं, कहीं हमें वो सपोर्ट करते कि हाँ यार आप लोग इसको देख ले, हम काम शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सूबा सिंध में क्या इस पर? देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ही अप्रूवल अथॉरिटी, हाउसिंग जितना भी है वो सारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आपका लैंड रिकॉर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपकी जितने भी बाकी इदारे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट एजेंसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आपकी अप्रूवल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल प्रोविंशियल है, इसी तरह पंजाब की LD है, सेंट्रल में CD है, जितने भी इदारे हैं सब बाकी सब प्रोविंसी का फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमें फास्ट ट्रैक चाहिए। उसी की मीटिंग में उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को भी रखा था। अच्छा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी थे और हमारी को थर्सडे को उन्होंने मीटिंग भी रखी है इसी हवाले से कि हम इन चीज़ों को किस तरह फास्ट ट्रैक पे ले आ सकते हैं। और हमारी ऑलरेडी लोकल यहाँ पे जो मिनिस्टर साहब हैं लोकल बॉडीज़ के, उनसे भी मीटिंगें हुई हैं, वो भी उस डिज़ाइन को कर रहे हैं कि हम 30 डेज़ में, लेकिन अप्रूवल 30 डेज़ में जाना, आपकी यूटिलिटी की NOCs होना, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना, तो यही लंबा प्रोसेस हो जाता है। इन सबको शॉर्ट करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ वो प्रोसेस चलते रहे, आप काम शुरू करें। सही। अच्छा, जो लैंड डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड है मतलब सब, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लैंड टाइटल्स जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो बहुत वीक है, ये कितना ज़रूरी है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जाएं, लैंड रिकॉर्ड्स के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये इनिशिएटिव लें, बैंक्स को भी कितनी सहूलत इससे मिलेगी और बैंक्स कितने रिलक्टेंट होंगे मौजूदा सिस्टम में अंदर इस वक्त इस लेवल के ऊपर मॉर्गेज फाइनेंसिंग में आते हुए जो इस वक्त स्टेटस है उस हिसाब से? जी देखें, इसमें ये बहुत ज़रूरी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इस पूरी इक्वेशन का, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा वेरिएबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लेंडिंग टू दिस सेक्टर। तो इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया है। देयर हैज़ बीन अ प्रोजेक्ट वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का, जहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 70% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड हैज़ बीन कंप्यूटराइज्ड। तो वहाँ पर ये काफ़ी लीड में है। सिंध गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट अभी काफ़ी स्लो है और यहाँ पर इतनी कंप्यूटराइजेशन नहीं हुई। ये होना बहुत ज़रूरी है अक्रॉस द इंटायर कंट्री, नॉट जस्ट इन पंजाब
एंड इवन इन द फेडरल कैपिटल, केपी, बलूचिस्तान, जीबी, सिंध, हर जगह पे। तो ये बैंक्स इस पे रिलाई करेंगे बिकॉज जब तक कि आपके पास अच्छा द ओनली यहाँ पर एक दो कैवियट्स और आई वुड लाइक टू ऐड। जी जी देखें, जहाँ पर अभी जो मोहसिन बात कर रहे थे, एक सप्लाई साइड का बहुत बड़ा इशू है हमारे पास। तो जब हम बैंक्स की बात करते हैं कि बैंक्स लेंड क्यों नहीं करते, तो बैंक्स लेंड इसलिए भी नहीं करते कि वहाँ पर इन इश्यूज़ के अलावा सप्लाई भी नहीं है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाउसिंग की। तो वो क्योंकि सप्लाई नहीं है तो किस चीज़ को फाइनेंस करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न जहाँ पर जो ये हम बात कर रहे थे, आप दूसरे मॉडल की बात कर रहे थे कि जहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं इंडिविजुअल से ही और उसी की बेसिस पे कंस्ट्रक्शन होती है। वो मिडिल इनकम बहुत से बहुत नीचे आते हैं डेवलपर्स, तो मिडिल इनकम तक आते हैं या आप बड़ी हाई राइज एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ नहीं आते। तो वहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स विल हैव टू आल्सो कम फॉरवर्ड एंड ब्रिंग इन द सप्लाई, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग की सप्लाई है। गवर्नमेंट विल हैव टू डू द सेम। तो दोनों को आना है ताकि बैंक्स फिर आगे फाइनेंसिंग कर सकें। सही। और फोरक्लोजर लॉज की इंप्लीमेंटेशन कितनी जरूरी है, वो कितना बड़ा रिस्क बैंक्स उसको देखते हैं, क्योंकि बात तो की मोहसिन साहब ने किस पे काम हुआ है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, उस तरफ किस तरह बैंक्स देख रहे हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें थी 3-4 आई कैन लिस्ट के जहाँ पर फोरक्लोजर लॉज वाज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ के जहाँ ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मॉर्गेज लेंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक मॉर्गेज क्रिएट करते हैं और वहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स आते हैं, अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म ना हो कि आप जाकर रिकवरीज कर सकें, तो वाई वुड एनीबडी वांट टू लेंड, क्योंकि वो अपना पैसा फंसा के और अगले 15 साल या 10 साल जो कोर्ट का हमारा प्रोसेस रहा है वहाँ से रिकवरी ना हो सके, तो बैंक्स क्यों लेंड करेंगे, क्यों अपना पैसा के कैपिटल क्यों टाई अप करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। साथ साथ रियल स्टेट रेगुलेशन जो कि बिल्डर्स डेवलपर्स रेगुलेशन हैं और उसकी वो बहुत ज़रूरी हैं। लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। टाइटल सर्च प्रोसीजर्स बहुत ज़रूरी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड एनओसीज ऑफ वैरायटी ऑफ जो कि बिल्डिंग कंट्रोल की और दूसरी एनओसीज वगैरह का प्रोसेस होता है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की अभी बेतहाशा नंबर ऑफ एनओसीज चाहिए होते हैं और उस प्रोसेस में 1.5 से 2 साल लग जाता है किसी एक डेवलपमेंट को आने में। उनको आपको स्ट्रीमलाइन करना है। वन विंडो ऑपरेशन की पीएम ने भी बात की है, वो लॉन्च, ये सारी चीज़ें इन प्लेस होंगी तो यू विल सी दिस मार्केट चेंज। अदरवाइज ये बहुत बड़े ग्राउंड पे ये हर्डल्स हैं और चैलेंजेस हैं। सही। अच्छा, आपने अभी कहा कि सप्लाई साइड से इश्यूज है। मोहसिन साहब, इस पे आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं डेवलपर्स लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ नहीं आते, ये हमने भी देखा है, मिडिल लेवल पे तो है, हायर लेवल पे भी है, लो कॉस्ट पे डेवलपर्स नहीं आते और सप्लाई साइड का इशू जैसे बैंक्स भी नहीं आपको नजर आते ज़्यादा। देखिए, लो कॉस्ट पे आपको फाइनेंसिंग चाहिए होती है, पर प्रोजेक्ट की साइज़ और कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, अरबों रुपए में प्रोजेक्ट की साइज़ है, उसको आपको बनाना भी है। लो कॉस्ट में अगर आपका फाइनेंस का कोई पॉलिसीज़ नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से पब्लिक से पैसे, पब्लिक के पास ये वो कैटेगरी है जिसके पास पैसे नहीं है, घर चाहती है, वो महीने के 10,000 12,000 रुपये इंस्टॉलमेंट भर सकती है, किराए की मद में जो पेमेंट आ रही है उसी में, और वही ज़्यादा हमारा टारगेट है। बड़े लोग, बड़ी क्वांटिटी वही है। मिडिल क्लास अपनी जगह है, हाई क्लास को तो हर चीज़ हमें मिल ही रही है, उसको वो अफोर्डेबिलिटी हर तरीके से कर लेता है। तो इसको टारगेट जब हम कर सकते हैं जब पॉलिसीज़ आ जाए, जैसे इंसेंटिव दिया गवर्नमेंट ने कि 10% जितना भी आपका टैक्स होगा उसका सिर्फ 10% लिया जाएगा। अप्रूवल्स अथॉरिटीज़ ने भी ये कहा है कि जो फीसिस होगी वो 10% ली जाएगी। तो इस तरीके से उसको इंसेंटिव देंगे तो लो कॉस्ट हाउसिंग में आएगा। देखो, फिजिबल होता है ना, एक चीज़ बनते हुए 2 साल में अगर पैसे नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो वो फिजिबल नहीं होगा। अगर वो 10 साल पे चला जाएगा तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि लो कॉस्ट प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। मिडिल और हाई तो सर्वाइव कर जाते हैं, कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। लो कॉस्ट में फिर आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो पूरा डिज़ाइन होना चाहिए। अगर बैंकों की तरफ से कैश फ्लो आपका डिज़ाइन होगा, हम ये 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकेंगे तो ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकते कि लॉन्ग टर्म में आप लेके चले। तो ये मिलके सबको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। लेकिन ये जो बात उन्होंने जो हम कर रहे थे मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग की जो अभी है, जो बिल्डर्स, इसको चेंज करना इतना आसान है कि मतलब फौरन अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आई फिर इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, जब ये बैंक्स बीच में आ जाएंगे तो इट विल हैव टू चेंज, सब कुछ चेंज होना पड़ेगा। कितना आसान है इसको मतलब बदलना डेवलपर्स की तरफ से? क्या देखिए, पहली दफ़ा हर चीज़ मुश्किल होती है, बैंकों को भी मुश्किल होती है, वो भी ये समझ रहे होते हैं कि हमें कितना कितना रिस्क लेना है, और डेवलपर्स की तरफ से भी चीज़ों को डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं होता। लो कास्ट हाउसिंग में उसका टाइम और प्राइस इतनी कम होती है कि उसी प्राइस में आपको चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है, तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन काम हो सकता है। हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है और यही सबसे बड़ी डिमांड है, मार्केट डिमांड है लो कास्ट हाउसिंग।
तो जब आपकी साइकिल पूरा चलेगा तो आपकी लाइट इंडस्ट्री चलेगी, जॉब क्रिएशन होगा, तो ये आपको बैंकों को जो पेमेंट हमें उन क्लाइंट को देनी है उसको प्री अप्रूव करना पड़ेगा, वो डेवलपर को फंड्स बैकअप देगा और ये साइकिल इस स्पीड से चलेगा कि ये 2 साल 2.5 साल जो भी एक टाइम है उस टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। लेकिन अभी तो जी मुझे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें कहना चाह रहा था कि देखें, अच्छा मुझे अगर एक छोटा सा ब्रेक, अगर ब्रेक के बाद आप इस बात पर ही कमेंट करते हैं कि जो डेवलपमेंट जो मॉडल इस वक्त है बिल्डर्स का, डेवलपर्स का, उसको किस तरह चेंज करना है, लेट्स डिस्कस दिस आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से, जिसमें आप इस वक्त लोन्स के हवाले से लो मार्कअप पे जो इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का, ये किस तरह इफेक्टिव होगा फॉर द इंडस्ट्री, इस पे बात हो रही है। मुद्दा साहब, अभी मोहसिन जगानी साहब ने कहा कि बैंक्स जब पीछे खड़े होंगे डेवलपर्स के, और डेवलपर्स को कुछ होगा कि अगले 2-2.5 साल में जो ये डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट, तो उनकी टाइमलाइन बनी हुई होगी कि बैंक्स जब जब उनको इंस्टॉलमेंट्स देंगे तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। तो बैंक्स शुड इनिशिएट या बैंक्स शुड शो कॉन्फिडेंस इन द होल प्रोसेस। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखें, प्रॉब्लम जो रही है पाकिस्तान में वो दोनों एंड पे रही है। मतलब एक हमने बात की पूरी इन्वायरमेंट की जिसमें सारा लीगल, रेगुलेटरी और बाकी चीज़ें थी जी, लेकिन दोनों एंड पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डेवलपर एंड पे भी है, बिकॉज डेवलपर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी हैज़ नॉट बिन देयर, इस तरह की नहीं रही जहाँ पे बैंक्स फेल्ट कंफर्टेबल के उनको लेंड करें। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट, इसीलिए जो फाइनेंसिंग पहले होती रही है वो डेवलपर्स क्यों करते रहे हैं, टेकिंग मनी फ्रॉम दी कंज्यूमर के जी, उन्हीं के पैसे से यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करा के और आगे बेचते हैं। उसकी वजह यही रही है कि बैंकों का वो कंफर्ट नहीं रहा। उधर ट्रांसपेरेंसी के इशू हैं, स्टैंडर्ड्स की, क्रेडिबिलिटी के बहुत सारे इशूज़ रहे हैं इन द पास्ट। उन चीज़ों को इसीलिए व्हेन आई टॉक्ड अबाउट रीरा की, जब मैंने बात की थी रियल एस्टेट रेगुलेशंस की, वो बहुत ज़रूरी हैं कि बैंकों का कंफर्ट हो डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के ऊपर भी, ताकि वो उनको कंफर्टेबली लेंड कर सकें। उनका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कैपिटल का, उनकी प्रोजेक्ट डिलीवरी का, उनकी टाइमलाइंस का, उनकी एनओसी, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होना डेवलपर साइड से भी ज़रूरी है। बैंकों की साइड से भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। बैंकों की साइड से चैलेंज ये रहा है कि बैंकों के पास अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस सेगमेंट को उस तरह से असेस करके लेंड कर सकें, और क्योंकि यहाँ पर बाकी लीगल और दूसरे इश्यूज थे तो बैंकों ने इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया, एंड दैट्स द रीज़न वाई वो कैपेसिटी अब तक बिल्ड नहीं हो सकी। अगर आप ये देखें कि जी हर साल पाकिस्तान में कितनी मॉर्गेजेस, जब हम मॉर्गेज ये लेंडिंग का मॉडल चेंज करने की बात करते हैं तो उसमें हर्डल्स क्या हैं? उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल ये है कि अभी आज से पहले अगर आप पिछले सालों में देखें तो पूरे साल में टोटल 1500 मॉर्गेजेस हुई हैं पाकिस्तान में, 1500 जी 1500, राइट। अभी आप बात कर रहे हैं कि अगर हम ये एक पायलट लॉन्च करते हैं 100,000 हाउसेस का, तो 1 लाख मॉर्गेजेस करनी है। उसके लिए कैपेसिटी बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सिस्टम्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो जब तक कि बैंकों की तरफ से भी ये इन्वेस्टमेंट, दोनों साइड पे ये चैलेंजेस रहे हैं, उधर से वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी इन देयर हाउसिंग, वेदर इट वाज स्टाफ, वेदर इट वाज टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों पे, प्रोसेसेस में, डॉक्यूमेंटेशन साइड पे, एप्लीकेशन साइड पे वो चीज़ें नहीं हो सकी, और इधर डेवलपर साइड पे भी ये चैलेंजेस रहे हैं। तो ये जब तक ये सारी इक्वेशन के सारे पीसेस पूरी अपनी तरह काम नहीं करेंगे, ये मॉडल को टेक ऑफ करना बड़ा मुश्किल है। ट्रांसपेरेंसी की बात की तो वो रेरा के बनने से, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन के बनने से ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो दे ऑपरेट इन अंडर शेडोज, तो पता नहीं कि ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन, लैंड टाइटल्स के हवाले से क्लैरिटी नहीं होती। तो ये इज इट इनफ कि रियल एस्टेट रेगुलेशंस आ जाएं तो ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, या और भी कुछ करना होगा इसके लिए? मतलब उससे काफ़ी हद तक तो रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव ए रेगुलेटरी बॉडी लुकिंग आफ्टर दिस। इन लोगों को इनकी वेदर इट इज़ आप रेटिंग कह दें, उनका कैपिटल दे दें, उनकी प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस देख दें, उनकी मॉनिटरिंग कर लें, ये वाली सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि उनके पास लैंड एक्विजिशन है वो प्रॉपर हुई है। अभी जो देयर हैव बीन नंबर ऑफ केसेस एज यू सी इन द पास्ट, जो आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं कि जी फलानी इलीगल स्कीम्स हैं, वहाँ पे इतना फ्रॉड हो गया, वहाँ पे इतने लोगों के पैसे डूब गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो वाले क्योंकि इश्यूज इतने रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, इसलिए बैंक, तो इससे रीरा से काफ़ी हद तक वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। बट उसके साथ साथ डेवलपर्स को भी अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि जी वो ये चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंटली करते हैं और टाइमली डिलीवर भी करते हैं, विद क्वालिटी डिलीवर करते हैं। जी मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं कि बैंक्स पीछे खड़े हो, बैंक कह रहे हैं आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें बैंक्स का, तो ये किस तरह मामला चलेगा, कैसे आगे समझ में नहीं आ रहा जी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा ये कहना है, रीरा करे ना करे एक अलग बात है,
जो टाइटल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट ने लेनी है। मैं मार्केट से एक टाइटल खरीद रहा हूँ, लैंड टाइटल जो भी लैंड टाइटल खरीदा, प्रॉब्लम तो टाइटल ही है ना। टाइटल अगर आपका कोई इश्यूज नहीं आते बाद में तो वो आपकी चीज़ें चलती रहती है। अगर एक टाइटल पे 2 आदमी आ जाएंगे, एक टाइटल पे गवर्नमेंट कहेगी ये गलत टाइटल है, गवर्नमेंट नहीं दिया हो, एक डीसी जाएगा, एक इदारा में दूसरा डिप्टी कमिश्नर आएगा, कल वो कहता है कि हमने सब चीज़ें फॉरवर्ड की थी, सही थी, आज ये गलत है। इसलिए कि पैसों का और चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। हम इस सिस्टम को देखें, डिजिटलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? देखिए डिजिटलाइजेशन होगा तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा आपका। दुनिया भर में टाइटल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टैक्स ले रही है, वो ट्रांसफ़र चार्जेस ले रही है, वो आपको पूरा करके रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करती है। तो पूरी दुनिया में जब टाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होगी तो कोई भी आपका रिस्क फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा। बैंक भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। हम लोग बगैर बैंकों के आज 500 प्रोजेक्ट बनाते हैं हर साल, पब्लिक से पैसे लेते हैं, पब्लिक से अनाउंसमेंट करते हैं, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होती है। वर्ल्ड बैंक ने कहा ये क्यों इंडस्ट्री ऐसे चल रही है, हमने रखा हुआ है सिस्टम, हम उसको बेहतर कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो वहीं के वहीं पिछले दुनिया की तरह चल रहे हैं। आज दुनिया जहाँ जा रही है वहाँ हम अब उन चीज़ों पर जाने के लिए तैयार हैं। के अलावा भी वो ट्रांसपेरेंसी की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस हो कि बिल्डर्स 2.5 साल में हमें वो बना देंगे, टाइमलाइंस मीट करेंगे नहीं करेंगे। ये उससे हटकर चीजें जो डेवलपर्स के एंड पे भी जो बता रहे हैं। इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर फंड्स होगा तो मैं 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा तो मेरे लिए वो ज़्यादा फिजिबल है कि 3 साल में करूंगा। इसलिए कि हर साल आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन होता है, आपके आइटम महंगी हो जाती है। अगर 2 साल में मैं करूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2000 रुपये, अगर मैं 3 साल में करूंगा तो 2100 रुपये हो जाएगी, मैं 4 साल में करूंगा तो 2200 रुपये। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि ये 2 साल में हो, लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती जिसकी वजह से बैंक्स आ जाए या पब्लिक की तरफ से भी स्लो होते हैं प्रोजेक्ट। आप देखें शहरों में जहाँ हाई प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाते हैं, वो टाइम डिलीवर होता है, वो क्वालिटी मेंटेन होता है, इसलिए कि वो 20,000 रुपये फुट बिक रहा होता है और उसका पैसा देने वाले के पास एक साथ पैसा होता है। इन लोगों के मिडिल क्लास के पास जोड़ जोड़ के पैसा देना पड़ता है, लो क्लास के पास पैसा ही नहीं होता, वो बेचारे अपनी उसमें होते, वो लोन उस पर रेंट पे रह रहे होते हैं। तो ये तीनों सेगमेंट को हमें डिज़ाइन को देखना पड़ेगा। हमें कौन होता है 2, 5, 10% हर जगह प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, लेकिन इसकी वजह से इंडस्ट्री तो नहीं रुक सकती। जहाँ प्रॉब्लम है उसे हमें फेस करना पड़ेगा, हमें रिजॉल्व भी करने पड़ेंगे, डे टू डे बेसिस पे आएंगे। लेकिन काम को चलने के लिए पॉलिसीज़ को, चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी जैसे इन्होंने कहा दोनों तरफ ज़रूरत है, क्यों नहीं होनी चाहिए। आप देख ले मेरे 10 प्रोजेक्ट बने तो उसको आप विजिट कर ले, उसकी क्वालिटी, लोग रह रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट है, तो वो आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड है। सही, तो ट्रैक रिकॉर्ड इस बुनियाद पर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अभी आपने कहा 15 दिन में फॉर्म्स एंड यूजर के आएंगे। अभी बात हो रही थी मोहसिन साहब जो कहते हैं 2.5-3 महीने तो टैक्स स्कीम को आज टैक्स इंसेंटिव्स को आए हुए हो गए, 15 दिन इस फॉर्म में आने में लगेंगे। दिसंबर 31 की डेडलाइन है जो इन्वेस्टमेंट, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ना पूछा जाएगा। आपको लगता है इतना टाइम बचेगा? फिर 4-5 महीने हार्डली बचेंगे जब तक चीजें क्लियर होंगी, या अभी भी बहुत सी चीजें क्लियर होना बाकी है? मतलब साहब तो ये थोड़ा तेज या स्पीडी नहीं हो सकता ये सब कुछ? नहीं, देखें इसके ऊपर जो फॉर्म्स वाली बात है ना, फॉर्म्स अगर हम बात कर रहे हैं कि जी हमें एंड यूज़र की फाइनेंसिंग कैसे होनी है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो एंड यूज़र फाइनेंसिंग तो आएगी आज से 1.5 साल या 2 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ पहुँचेंगे, राइट। तो ये अगर ये 1.5-2 हफ्ते में भी अगर आ जाते हैं या उस में भी अगर महीने में भी आ जाते हैं तो इट रियली डजंट स्टॉप the developers from starting the construction project, because there is a clear cut policy now which has been announced by the PM. there's been subsidy allocated, एक प्रोजेक्ट पूरा अनाउंस हो चुका है, बजट में भी आ चुका है, स्टेट बैंक की टीम्स भी उस पर काम कर रही हैं, एक वहाँ से भी वो अनाउंसमेंट आ चुकी है, लो कॉस्ट हाउसिंग पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट स्टेट बैंक भी कर चुका है, उनकी रेगुलेशंस भी उस पर मौजूद हैं। तो वो जो काम बैंकों की तरफ से हो रहा है वो अपनी तरफ से टाइमलाइन एक्चुअली वो काफ़ी स्पीड में हो रहा है। तो अभी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है सप्लाई आने की ज़रूरत है। जब तक कि सप्लाई, तो डेवलपर्स अगर चाहे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों चाहे प्राइवेट डेवलपर के प्रोजेक्ट हों, उन प्रोजेक्ट्स को आने की ज़रूरत है। तो अगर प्राइवेट डेवलपर्स के पास अपना लैंड मौजूद है और उनके पास डेवलपर्स उनके वो स्कीम्स मौजूद हैं जो कि डेवलपमेंट करनी है, तो वो अगर लेकर आएंगे, अपनी प्लान्स लेकर आएंगे, बैंक्स के पास आएंगे, तो वो उसको असेस करके डेवलपर फाइनेंस के पास इनको प्रोवाइड करेंगे। तो डेवलपर फाइनेंस आएगा जब प्रोजेक्ट लेके कोई डेवलपर आएगा कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये लैंड है, ये मेरे पास, मैंने ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है। तो एंड यूजर के तो 1.5 साल है। मौसा आपके लास्ट कमेंट्स पे कोई, क्योंकि डेवलपर्स प्रोजेक्ट लेकर आए, एंड यूजर के लिए बिल्कुल होगा 1.5 साल है। लेकिन आज मुझे पता तो हो कि बैंक की पॉलिसीज एंड यूजर के लिए ये है। अगर बैंक की पॉलिसी मुझे क्लियर होगी
आज मैं इन्वेस्टमेंट्स डालूंगा जिसका मुझसे पूछा नहीं जाएगा, तो वो ऐसा ना हो कि वो चीज़ें बाद में कंप्लीट ना हो। तो मैं खुद भी डर रहे, लोग भी डर रहे होते, तो हमें क्लियर पॉलिसी एक पेपर पे आ जाए कि भाई एक पेपर पे आ जाए, यही अप्रूवल अथॉरिटी हमें कह दे कि हम 15 दिन में अप्रूव कर देंगे, यही बैंक कह दे कि आप आएंगे तो हम इस तरीके से आपके साथ, हमें ज़रूरत बाद में होगी, लेकिन आज हमें क्लियर तो करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल लो कास्ट में आपको इनिशियल स्टेज पे डिज़ाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन सवालात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से उठा रहे हैं। आखिरी जो हमारे पास टाइम है उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। मोहसिन शेखानी साहब, आखिर कब जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो आना शुरू होंगे? कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन हम दे सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इमरान खान की टीम बैठी है, जनरल साहब बैठे हुए हैं, जनरल साहब जी, उनको फॉलो करना चाहिए कि जितनी भी अथॉरिटीज़ है वहाँ कितने नक्शे पेंडिंग पड़े हुए और कितने अरसे से पड़े हुए हैं। वो मैं समझता हूँ कि कोई 400-500 प्रोजेक्ट तो पेंडिंग पड़े हुए हैं अथॉरिटीज़ के पास। तो अगर वही मतलब सिटी इस्लामाबाद की सिर्फ बात कर ले, इस्लामाबाद में ही आप एक्टिव कर ले, तो इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट रोक के रखे इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में, और जिसका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन भी आ गया, पॉलिसीज़ भी आ गई, वो भी आज नहीं हो रहे। आज फिर वही कि कुछ CDA में आते हैं या बाहर आते हैं, वही हम उन्हीं जगहों में। तो उन चीज़ों को हमें स्पीडली करना है कि जो 500 प्रोजेक्ट है कम अज़ कम उसको आप जल्दी से जल्दी उनको कहें, इदारों को, वो LDA हो, CDA हो, SBCA हो, HDA हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो या फैसलाबाद हो, जितनी अथॉरिटीज़ है उनको फ़ोन करके बोले कि आप बताएं आपके पास पेंडिंग प्लान्स क्या है। तो वो कम से कम आना शुरू हो जाए तो आपके लिए एक्टिविटी शुरू हो जाएगी सबसे पहले। और गवर्नमेंट एक पॉलिसीज़, एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे अपने सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, इदारों को, चीफ सेक्रेटरीज़ को कि जो प्लान भी सबमिट हो रहा है वो इतने दिन में अप्रूव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ताकि फास्ट ट्रैक पे काम शुरू हो सके। ठीक है। और मुझे साहब, आपके लास्ट कमेंट्स अगर शॉर्टली आप बता सकें कि अब नए प्रोजेक्ट्स को लाने में आपके नज़दीक किस तरह खलल जो है वो